हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 32। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। तो दोस्तों, इसके पहले हम कल देखे थे बेसिक यानी कि बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना के जो उद्देश्य हैं, जिसमें हमने देखा था बालकों का समुचित व सर्वांगीण विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सर्वोदय समाज की स्थापना, आर्थिक निर्भरता, सांस्कृतिक विकास, उच्च नागरिकता का विकास, आध्यात्मिक विकास और व्यावसायिक विकास। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बेसिक शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में देखा था। आज हम बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बेसिक शिक्षा का सिद्धांत, जिसे अनेक विद्वानों ने इसकी विशेषता कहा, निम्नलिखित है। नंबर 1 है आपका अनिवार्य एवं निःशुल्क सिद्धांत। गांधी जी ने अपने बेसिक शिक्षा योजना में 7 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए इन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का सिद्धांत जो दिया गांधी जी ने, उसमें 7 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान किया और साथ ही ये कहा कि जो शिक्षा वो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके लिए इन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं, उनका मानना था कि किसी भी बच्चे, यहाँ पर हम देखें उनका मानना था कि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित रखना या उसके अधिकारों का हनन उसके अधिकारों का हनन है। एक तरह से कह सकते हैं हम, उनका ये कहना था कि अगर हम किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित रखते हैं तो हम उनके अधिकारों का हनन करते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। अब हम देखते हैं नंबर 2 हस्तकला का सिद्धांत। गांधी जी का विचार था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं बालकों की शिक्षा का आरंभ एक उपयोगी हस्तकला कौशल सिखाकर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उस समय की, जिस समय ये शिक्षा व्यवस्था गांधी जी लागू करना चाह रहे थे, उस समय कहीं ना कहीं जो हमारा देश था वो अंग्रेजों की एक तरह से जो उनकी शासन व्यवस्था थी उससे कहीं ना कहीं परेशान था और देश की जो आर्थिक निर्भरता थी वो कृषि थी और कृषि अंग्रेजों की वजह से, कर की वजह से कृषि में इतना उपज होता था जो केवल खाने भर के और कर देने भर के होता था। तो यही रीजन था कि हस्त कौशल के माध्यम से छात्रों को सेल्फ डिपेंड बनाना और साथ ही शिक्षा भी ग्रहण करना एक बहुत बड़ी उपयोगी बातें थी, कह सकते हैं हम। यहाँ पर हम देखें, इसलिए मैं बालकों की शिक्षा का आरंभ एक उपयोगी हस्तकला कौशल सिखाकर करना चाहता हूँ। यहाँ पर उनका क्या कहना था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, इसीलिए वो बालकों को शिक्षा का आरंभ एक उपयोगी हस्तकला कौशल सिखाकर करना चाहते थे। हस्तकला कौशल की शिक्षा देने के पीछे गांधी जी का कई उद्देश्य था। वे इसके माध्यम से बालकों को शारीरिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे और भविष्य के लिए स्वावलंबी बनाकर बालकों की जीविकोपार्जन का योग्य बनाना चाहते थे। दोस्तों, तो ये अगर हम बात करें हस्तकला कौशल के माध्यम से बालकों को भविष्य के लिए भी तैयार कर रहे थे और उनको एक तरह से स्वावलंबी यानी कि मेहनती बनाना चाहते थे और साथ ही उनको अपने जीविका के लिए जीविकोपार्जन करने के योग्य बनाना चाहते थे। गांधी जी हस्तकला शिक्षा के माध्यम से शिक्षा तथा विद्यालय को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वे इसके द्वारा होने वाले उत्पादन से विद्यालयों का खर्च भी निकालना चाहते थे। बेसिक शिक्षा में किसी हस्तकला के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जो भी उत्पादन होता था उससे विद्यालय का खर्च और शिक्षकों के लिए वेतन, ये सारी चीज़ें मुहैया हो पाएँ, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे। और यहाँ पर हम देखें, सभी विषयों को किसी न किसी हस्तकला से संबंधित करके पढ़ाया जाता था।
अब हम देखते हैं नंबर 3 है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का सिद्धांत। गांधी जी का विचार था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। उनका मत था कि मातृभाषा का महत्व बच्चों के लिए माता के दूध के समान है। मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता था। दोस्तों, मातृभाषा में शिक्षा देने का एक रीजन ये भी था कि बच्चे मातृभाषा में चीज़ों को जल्दी सीखते हैं अपेक्षाकृत अन्य भाषाओं के। तो मातृभाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है। इसी कारण से शिक्षा में अभिव्यक्ति माध्यम मातृभाषा को बेसिक शिक्षा योजना में शिक्षा का माध्यम बनाना स्वीकार किया गया। अब हम देखते हैं नंबर 4 आत्मनिर्भर या स्वावलंबी सिद्धांत। तो गांधी जी ने आत्मनिर्भर या स्वावलंबी शिक्षा के बेसिक शिक्षा योजना का विषय बनाया। एक तरह से हम देखें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी, छात्र खुद पर निर्भर बने और साथ ही मेहनती भी बने, इस चीज़ों का इसमें बेसिक शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि तत्कालीन समय में राज्य के पास शिक्षा के लिए बहुत व्यवस्था और साधन नहीं थे। तो उस समय क्या था, शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था वो राज्य पर था और राज्य इस तरह से शिक्षा का वहन नहीं कर सकता था। यही रीजन था कि छात्रों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही आवश्यक था। गांधी जी ने स्वावलंबी शिक्षा के माध्यम से छात्रों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना चाहते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार की शिक्षा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से विद्यालय का व्यय भी निकल जाएगा। यहाँ पर हम देखें छात्र शिक्षा समाप्त कर लेने के बाद अपनी जीविका की समस्या भी हल कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखें छात्र के लिए एक तरह से विद्यालय के लिए भी ये दोनों के लिए, एक तरफ तो हम देखेंगे छात्र अपने हस्तकला के माध्यम से अपने भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगा और साथ ही अगर हम बात करें विद्यालय की तो विद्यालय अपने इस उत्पाद के माध्यम से अपना जो व्यय है वो स्वयं निर्वहन कर पाएगा। तो इस तरह से ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था। अब हम देखें नंबर 5 जीवन से जोड़ने से संबंधित सिद्धांत। गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षा को बालक के जीवन से जोड़ने का प्रयत्न किया। उन्होंने शिक्षा को बालकों के वास्तविक जीवन, हस्तकला या क्रिया का चयन, घरेलू व क्षेत्रीय उद्योग धंधों, उसके स्थानीय प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण को बालक के जीवन से जोड़ने पर बल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जीवन से जोड़ने से संबंधित सिद्धांत, तो किस तरह से शिक्षा को बालक के जीवन से जोड़ने का प्रयत्न किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखें यहाँ पे। तो उन्होंने शिक्षा को बालकों के वास्तविक जीवन, हस्तकला या क्रिया का चयन, घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों और उनके स्थानीय प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण को बालक के जीवन से जोड़ने पर बल दिया। तो जिस तरह से वहाँ पर जिस तरह से सामान की डिमांड थी, जिस तरह से वहाँ की भौगोलिक स्थिति थी, उसी के आधार पर ही हस्तकला की शिक्षा देना छात्रों को और उसी के माध्यम से ही विद्यालय के खर्चे का निर्वहन और ये सारी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया। अब हम देखते हैं नंबर 6 है सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। तो महात्मा गांधी जी ने अपने बेसिक शिक्षा में सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत पर बल दिया। इसके लिए गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की। गांधी जी स्वयं सत्य अहिंसा के पुजारी थे और सर्वोदय समाज में उनका विश्वास था। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें सत्य, अहिंसा और सर्वोदय सिद्धांत। तो किस तरह से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को एक तरह से खुशहाल बनाने की बात यहाँ पे कही गई है। उनका विश्वास था कि इस मार्ग पर चलकर छात्र अपने व्यक्तित्व का भी विकास कर पाएंगे और साथ ही जीवन के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखें अंग्रेजी शिक्षा की अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो अंग्रेज़ों के लिए एक क्लर्क का काम कर रहे थे और जब वो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे उसी तरह से वो भारतीय अंग्रेज जो कि वेशभूषा से तो भारतीय थे लेकिन उनका जो बुद्धि और विवेक था वो अंग्रेज हो चुका था। अंग्रेजी पढ़ पढ़ के वो अपने आप को बिल्कुल अंग्रेज़ों से कंपेयर करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं वो भारतीयों का शोषण कर रहे थे। यही रीज़न था कि इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम बात करें तो गांधी जी ने हमेशा अपनी मातृभाषा में
शिक्षा देना ही बेहतर समझा और लोगों को मातृभाषा में शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही सत्य, अहिंसा और सर्वोदय सिद्धांत का भी पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। यहाँ पर हम देखें, इसलिए उन्होंने सत्य, अहिंसा और आगे देखते हैं यहाँ पर सर्वोदय के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने सत्य पर बल देते हुए हिंसा से दूर रहने की प्रतिज्ञा की तथा छोटे से बड़े के भेदभाव के बिना उन्होंने इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की कि कोई किसी का शोषण ना कर सके और सबका उत्थान हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो गांधी जी छुआछूत के सख्त खिलाफ थे, जो कहीं ना कहीं उस समय की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो प्रथाएं थी, कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों के बीच व्याप्त थी कि लोग छुआछूत पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो गांधी जी खुद उनके बारे में हमने कहीं सुना था कि अछूतों की बस्ती में रह लूँगा उनके संग भले, करके मजदूरी खा लूँगा, सो लूँगा सुख से वृक्ष तले। तो कहीं ना कहीं ये पंक्ति हमें ये बताती है कि गांधी जी उन एक तरह से असहाय और निर्धन व्यक्तियों के साथ थे, उन छुआछूत जिन्हें कहते थे लोग, उनके साथ थे, जो कहीं ना कहीं दलित वर्ग में आते थे और जो कहीं ना कहीं समाज से प्रताड़ित लोग थे। तो दोस्तों वो सबको एकजुट करके अपने देश के हित की बात हमेशा लोगों से कहना और लोगों को उसका पालन भी कराने की सोचते थे। तो यहाँ पर हम देखें, सर्वोदय सिद्धांत को अपनाने की बात उन्होंने कही और छोटे से लेकर बड़े के भेदभाव के बिना उन्होंने इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की कि कोई किसी का शोषण ना कर सके और सबका उत्थान हो। अब हम देखें नंबर 7 है एकीकरण का सिद्धांत। बेसिक शिक्षा योजना में एकीकरण का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गांधी जी ने शिक्षा को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर बल दिया। उनका कहना था कि विभिन्न विषयों का पारंपरिक संबंध स्थापित करके एकीकरण किया जाना चाहिए। एकीकरण द्वारा दिए गए ज्ञान से बालक बालिकाओं के संपूर्ण विकास में सहायता मिलती है। बेसिक शिक्षा में ज्ञान और कर्म के एकीकरण पर भी बल दिया गया। उन्होंने छात्रों के हस्तकार्य के साथ साथ मानसिक एवं बौद्धिक कार्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से गांधी जी ने छात्रों के लिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी हर तरह से प्रयास किया, जिससे कि देश में जो परंपरागत रीति रिवाज थे वो तो मेंटेन रहे, लेकिन जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयां हैं, जो दलित वर्ग हैं, वो जिस तरह से प्रताड़ित हैं, उनको उनके जीवन के उत्थान के लिए प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों उन्होंने इस शिक्षा के माध्यम से लोगों में एकरूपता लाने का प्रयत्न किया, लोगों को अपनी मातृभाषा से जुड़ने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताएं और बेसिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, ये चीज़ें हम देखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप अपनी मेहनत करिए। जय हिंद।